नमस्कार, सी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और हमारे सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आरपी सिंह जी से, जो कि शहर के इकलौते डर्मेटो सर्जन हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, आपसे मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं इसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। मैं जनरली एमबीबीएस जो मैंने किया था हमारे एससीबी जबलपुर से ही एमबीबीएस किया। उसके पश्चात मैं दिल्ली चला गया। वहाँ से मैंने हिंदूराव हॉस्पिटल से डीएनबी की डिग्री प्राप्त करी। तो उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर चला गया था। फिर मैंने बेंगलोर में एक FASCI की ट्रेनिंग की, फेलोशिप की उसमें। उसके पश्चात फिर थोड़े दिन के बाद मैं सिंगापुर चला गया। सिंगापुर में मैंने लेजर और कॉस्मेटो डर्मेटो सर्जरी की स्पेशल ट्रेनिंग की। फिर मैं उसके पश्चात PN बहल हॉस्पिटल है, जो हमारे फर्स्ट पायोनियर हैं जिन्हें डर्मेटोलॉजी एज ए स्पेशल ब्रांच ऑनर की थी। उनके यहाँ पे फिर 5 साल मैं वहाँ पे कंसल्टेंट रहा। उसके पश्चात फिर घर वालों के कारण फिर जबलपुर में अपनी सेवाओं के लिए यहाँ पे आ गया। जी, ये काफी लंबी जर्नी रही है आपकी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो इसमें स्किन केयर कैसे करें? देखिए, गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्किन में 2 चीज़ की। एक होता है कि हमारी स्किन में सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है। जो ज़्यादा फेयर स्किन वाले आदमी हैं या कुछ फीमेल्स हैं, उनका सनबर्न हो जाते हैं। तो इसमें हमें सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है। और सेकेंडली, हमें कपड़े से अपने शरीर को जितना ज़्यादा ढक सकते हैं, जहाँ तक आप कवर करके रख सकते हैं। सनस्क्रीन लगाने का तरीका ये रहता है कि हम उसको एटलीस्ट 20 मिनट पहले लगाएं धूप में जाने, तो अब वो सनस्क्रीन हमारे स्किन पे रिएक्ट करके उसका प्रोटेक्शन लेयर चालू कर देती है। उसके पहले यदि हम लगा के तुरंत निकल जाते हैं तो फिर सनबर्न होने का दिक्कत है। इसके अलावा उसके ऊपर सनस्क्रीन के ऊपर अपना जो फाउंडेशन है, मेकअप है, बाकी को लगा सकते हैं। तो बाकी अपना पूरा कवर करके रखें। जितना ज़्यादा कवर कर रखेंगे, रिएक्शंस और होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। सर, ये जो आजकल बहुत समस्या आ रही है, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं या ओपन पोर्स, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो पिगमेंटेशन होते हैं, उस पिगमेंटेशन काफ़ी टाइप के होते हैं। एक पिगमेंटेशन होता है जिसमें डिफ्यूज पिगमेंटेशन बन जाते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मलाज्मा कहा जाता है। वो बेसिकली कुछ हार्मोनल इफेक्ट के कारण आते हैं, कुछ सन्स के कारण आते हैं, और जनरली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। कुछ जो होते हैं पिगमेंटेशन, जो फ्रेकल्स होते हैं, दाने दाने से काले काले से धब्बे होते हैं। इंडियन स्किन्स में उसको थोड़ा सा ऑड माना जाता है, जबकि फॉरेनर्स उसको एज ए ब्यूटी स्पॉट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक वो होता है, और बाकी कई बार टैनिंग हो जाती है। जैसे हम धूप में बहुत देर तक चले जाते हैं या सन के ये सी एरिया में चले जाते हैं, तब वो टैनिंग हो जाती है। टैनिंग के लिए तो कुछ नहीं है, आपको अब सनस्क्रीन रखेंगे, जनरल थोड़ा सा पीलिंग ग्लाइकोलिक एसिड पीलिंग एजेंट यूज करेंगे, तो वो विथ टाइम 2 to 3 मंथ में सबसाइड हो जाती है। फ्रेकल्स के लिए हम जनरली लेजर से रिमूव कर सकते हैं, और या फिर सनस्क्रीन से कुछ पिगमेंटेशन वाली क्रीम आती है, उनसे भी कम हो जाता है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार आता है। अच्छा, रिपीट होता है। उसके लिए आप अपनी सनस्क्रीन रेगुलर यूज करेंगे तो वो कम हो जाएगा। मलाज्मा एक थोड़ा सा जिद्दी किस्म का पिगमेंट होता है, और वो बहुत मुश्किल से जाता है, टाइम लगता है। लेकिन यदि प्रॉपर आप डर्मेटोलॉजिस्ट किसी को अच्छे से दिखा के प्रॉपर यूज करें, तो उसमें दवाइयाँ, खाने की गोलियां भी आती हैं, सनस्क्रीन आती है, तो कुछ डिपिगमेंटिंग क्रीम होती है, तो उसमें इफेक्ट आता है। हमारे इंडिया में थोड़ा सा उसके प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें कुछ लोग जो है लोकल केमिस्ट से यूज क्रीम जो है वो पेंडम और बॉडीडम वाली क्रीम है, जो 4-5 दवाइयों का मिक्सचर होता है, वो लगा के चेहरा खराब करने के बाद स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो पिगमेंट और ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। फिर हमारे पास लिमिटेशन काफ़ी हो जाता है कि हम बहुत दवाइयाँ यूज नहीं कर पाते। जी सर, अक्सर देखने में आया कि रेड स्पॉट हो जाते हैं स्किन पे, जैसे बोलचाल में लोग कहते हैं सीत निकल आई है, तो उसकी क्या वजह है, उससे कैसे बचा जा सकता है?
देखिए शीत निकलना बहुत कॉमन टर्म है, उसको जनरली पित्ती उछलना बोलते हैं, शीत निकलना, या फिर मेडिकल टर्म में अर्टिकेरिया बोला जाता है जी। इसकी बहुत सारी वजह होती हैं। एक 60% लोगों में ये जनरली किसी न किसी चीज से एलर्जी के कारण हो सकता है। ये एलर्जी आपके खाने से रिलेटेड हो सकती है, कुछ दवाइयों से हो सकती है, कुछ आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस हुआ है उसमें हो सकती है, और 40% ये बीमारी ऑटो इम्यून होती है, मतलब अंदर से ही ऑटोमेटिकली निकली। बेसिक इसको थोड़े दिन के बाद जनरली ये निकलती जैसे है, थोड़े दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली सबसाइड भी हो जाती है। वो टाइम आपका हो सकता है महीनों में हो या फिर सालों में हो जी। कई बार बहुत इचिंग वगैरह भी, कई बार ये इन्फेक्शन के बाद बढ़ जाती है। उसमें एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई है जिसको हम ऑटो इम्यून थेरेपी बोलते हैं, वो काफी कारगर आती है। और एक इंजेक्शन भी आ गए हैं, वो भी लगा देते हैं, जैसे इसको बहुत सीवियर हो, कभी ठीक नहीं हो रही हो तो उसमें इंजेक्शन आ गए हैं, वो बहुत अच्छे कारगर होते हैं जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि व्हाइट स्पॉट क्यों होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है? देखिए व्हाइट स्पॉट्स एक बहुत बड़ा टर्म है। इसमें जनरली विटिलिगो जो एक टर्म होता है सफेद दाग, उसको ही लिया जाता है। उसके होने के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे एक कारण होता है, मेन जो कारण है कि हमारे स्किन ने पिगमेंट छोड़ दिया। अब वो जो पिगमेंट है वो क्यों छूटा, उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर ने बहुत सारी थ्योरी दी है। कोई बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो गई, तो उसमें जो पिगमेंट वाली सेल है उनको खा लिया। अब वो उन्हें क्यों खाया, हो सकता है कई बार उसको लगता है कि ये फॉरेन बॉडी आ गई है इस कारण से खा लिया है, कई बार एंटीऑक्सीडेंट की डिफिशियंसी के कारण, बहुत सारी थ्योरी है। कई लोग मिथ भी हैं कि मछली के ऊपर दूध पी लेते हैं ना, या दूध में रखे हुए पानी से नहा लिया है, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, वो थोड़े मिथ हैं। लेकिन उसका ट्रीटमेंट के लिए जनरली कुछ यंग एज में भी होता है और स्टेबल डिसीज है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि हम अभी पिछले 6 महीने 1 साल से कोई निशान पड़ नहीं रहा, तो अभी मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि छोटा सा एरिया है तो हम मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यदि बहुत बड़ा एरिया है तो फिर मेलानोसाइट को हम 1-2 दिन के लिए कल्चर करके उनकी नंबर बढ़ा के उसको यूज कर सकते हैं। उसमें वो ऑलमोस्ट परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। फिर साथ में अभी नई टेक्निक आई है, एक पंच ग्राफ्ट आता है, मिनी पंच ग्राफ्ट आता है, और स्किन स्प्लिट थिकनिंग ग्राफ्ट भी आता है। ये सर्जरीज हैं जो इससे काफी छुटकारा पा लेते हैं, लगभग परमानेंट ट्रीटमेंट है। अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं बहुत सारे, जिनमें भी है कि ऐसा नहीं है जो जिनको भी सफेद दाग है कि आप हताश होकर बैठ जाए कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी। अभी मेडिकल टर्म में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मेडिसिन भी आ गई हैं, सर्जरी भी अवेलेबल है, जिसके कारण ये आपको जड़ से खत्म करने में सहायता करती है, क्यूरेबल है। क्या ये समय के साथ बढ़ता भी है स्किन में? जैसे कभी देखने में आया छोटा सा स्पॉट है, फिर वो बढ़ के आप दवाइयां नहीं कराएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, टेंशन ज्यादा लेंगे तो फिर वो बढ़ता जाएगा। आप प्रॉपर डॉक्टर से सही इलाज लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मेरा अगला सवाल बहुत कॉमन सा है जो सब जानना चाहेंगे। हेयर लॉस के बारे में बताइए कि आजकल सभी इससे परेशान हैं, तो इसके बचाव क्या है और ये होता क्यों? ये हेयर लॉस 2-3 टाइप के होते हैं। एक पैची हेयर लॉस होता है जिसको हम एलोपेशिया बोलते हैं, जिसमें हमारे बालों की जड़ों में एक कीड़ा लग जाता है जो बालों को खा लेता है, और वो ऑलमोस्ट परमानेंट क्योरेबल है। आपका 2-3 महीने 6 महीने में वो क्योर हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो और जल्दी क्योर हो जाता है, ठीक है। फिर सेकेंडली आता है एक जो एंडोजेन वंशानुगत हेयर लॉस, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं। पहले की टाइम में ये हेयर लॉस ओल्ड एज में होता था, 30s-40s में होता था। अभी हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये खान पान भी है, बहुत जल्दी होने लगा। अब उसमें मोस्ट कॉमन रीजन जो है अभी जल्दी होने का एंटीऑक्सीडेंट के कारण। हमारा जो खान पान है उसमें हम वेस्टर्न फूड को ज्यादा अपना रहे हैं, बाहर का खाना ज्यादा हो रहा है। हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं हमारे खाने से बहुत कम होती जा रही है।
कम भी और फिर सर प्योर भी नहीं है। प्योर भी नहीं। तो इस कारण से हेयर लॉस जो हमें 30-40s में होना चाहता, अब वो 17, 18, 19 साल में देखने को मिलने लगा। जी। आजकल बच्चों में भी ग्रे हेयर्स की समस्या पाई जाती है, तो इससे कैसे बचें? आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा हो गए हैं कि जो खाना नहीं खाते, पिज्जा, बर्गर और बाहर का खाना खाते हैं। बच्चों में जनरली विटामिन B12 और विटामिन D की डिफिशियंसी एक मुख्य कारण होता है, जिसके कारण से हेयर उनके सफेद होते हैं। तो जिन भी ऐसे बच्चों को सफेद बाल हो रहे हैं, तो ये 2 टेस्ट करा सकते हैं या फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेके उनका उचित ट्रीटमेंट लें। आजकल देखने में आया कि विटामिन D तो सभी में कमी पाई जा रही है। अभी जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उसमें इंडियन में पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है विटामिन D की डिफिशियंसी। जी जी जी। तो ऐसा क्यों है सर? क्या बॉडी ने विटामिन D बनाना बंद कर दिया? नहीं, बॉडी ने विटामिन D बनाना बंद नहीं किया। क्योंकि लोग धूप में जाना बंद कर दिए। हमारे जो बॉडी को विटामिन D बनाने के लिए जी फुल बॉडी को सनलाइट की जरूरत होती है। एटलीस्ट दिन में 5 मिनट से 10 मिनट का सनलाइट मिलना चाहिए। जी। हम सुबह से लेके शाम तक घर के अंदर रहते हैं और सनस्क्रीन और बाकी सब कुछ कवर करके रखते हैं। इस कारण से सन का विटामिन D सेंसेस कम। जी, मतलब ब्यूटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ से आजकल के लोगों के लिए। सर, मेरा अगला सवाल है कि इनग्रोन नेल क्या है, इसका उपचार और बचाव क्या है? इनग्रोन नेल एक बहुत ही कॉमन डिसीज है। जो भी लड़के या लड़कियां बहुत टाइट शूज पहनते हैं, जी। उनके जो खासकर पैर के अंगूठे का नाखून है वो मुड़ के स्किन के अंदर चला जाता है, और जब वो अंदर चला जाता है तो स्किन को कट कर देता है, और कट करने के बाद उसमें फिर इन्फेक्शन चालू हो जाता है, फिर पेन होता है और वो बार बार होता है। जी। वो सालों से लोग इससे परेशान रहते हैं। तो इसके लिए हम एक नई टेक्नोलॉजी है पार्शियल नेल एक्सट्रैक्शन, आधा नाखून निकाल के उसमें करते हैं और उसको परमानेंट रूप से ठीक करते हैं। ये दोबारा कभी तकलीफ नहीं देता। अच्छा, क्यूरेबल है ये भी। सर, हेयर रिमूवल क्रीम आजकल सभी यूज कर रहे हैं, तो ये कितनी हानिकारक है? देखिए, कोई भी केमिकल जो आपके हेयर को बर्न कर दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे भी इफेक्ट आ रहा है। उसमें थोड़े से हार्मफुल केमिकल रहते हैं जो आपकी स्किन में रिएक्शन कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, पिगमेंटेशन ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा जो है कि वंस इन अ वाइल तो ठीक है, लेकिन रेगुलर हेयर रिमूवल क्रीम नहीं यूज करना चाहिए। तो सर, फिर उसके लेजर ट्रीटमेंट है तो वो कितना इफेक्टिव है? देखिए, लेजर ट्रीटमेंट हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप यदि कुछ भी हेयर रिमूवल वैक्सिंग वगैरह जो पहले चलता है, वैक्सिंग कराते हैं तो उसमें बहुत पेन होता है, तो पेनफुल प्रोसीजर है। उसके अपेक्षा आप लेजर यदि हेयर रिमूवल करते हैं तो वो पेनफुल भी नहीं है, और यदि आप ओवरऑल लाइफ टाइम की कॉस्टिंग की आप बात करें तो वैक्सिंग की कॉस्टिंग आपकी हर 3 मंथ 4 मंथ में होते होते आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़े से पैसे एक साथ लगते हैं, लेकिन वो परमानेंटली है और पेनलेस है। मतलब परमानेंटली। ये बताइए सर कि हेयर ट्रांसप्लांट कितना इफेक्टिव है, और क्या इसको कराने के बाद ग्रोथ खत्म हो जाती है, नेचुरल ग्रोथ जो है की? देखिए, जो हेयर लॉस है, हेयर लॉस के लिए इनिशियली ट्रीटमेंट हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसमें एक एडवांस ट्रीटमेंट आया है अभी PRP का। तो PRP ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट सब लोगों को हेयर ग्रोथ आ जाती है। इनके सब कुछ जो जेनेटिक हेयर लॉस है और इनकी हेयर रूट नहीं बची हुई है, उनमें फिर अल्टीमेट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में जनरली हम जो हेयर लगाते हैं वो आपके हेयर ही लगाते हैं। जनरली बैक ऑफ द हेड से लेते हैं, इस एरिया से, या फिर यदि किसी को यदि हेयर वहाँ से कम हो रहा है, बियर्ड एरिया, अपर चेस्ट एरिया, यहाँ से हेयर लेके लगा देते हैं। तो जब आपके नेचुरल हेयर जो ग्रोथ कर रहे थे वो उसी तरीके से ग्रोथ करेंगे। उनमें ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ कुछ सबसाइड हो गई या कुछ भी हो गया। नॉर्मली आपके जैसे नेचुरल हेयर की तरह ही। हाँ, वो आपके जैसे पहले थे हेयर, बढ़ेंगे भी, आपको कटाने भी पड़ेंगे, सब कुछ नेचुरल रहेगा। और ये प्रोसीजर भी पहले के ज़माने में थोड़ा सा कॉस्टली हुआ करती थी, अभी बहुत इफेक्टिव भी हो गए हैं। आपको स्कारिंग भी नहीं होती है और आपको कॉस्टिंग भी बहुत कम हो गई है उसकी। जी। सर, हॉलीवुड में आजकल वैम्पायर फेशियल काफी चलन में है, तो ये क्या वाकई वर्क करता है?
देखिए, वेम्पायर फेशियल के बारे में आप थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो पहले हॉलीवुड में या फिर बाहर ही वेम्पायर फेशियल ज़्यादा चला करता था। ये थोड़ा सा पीआरपी से रिलेटेड रहता है ना। उसमें आपका ब्लड प्रोसेसिंग करके आपको इंजेक्ट करते हैं, हम एक लिक्विड गोल्ड बनाते हैं, तो पीआरपी को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। वो आपको फेस में इंजेक्ट करते हैं और साथ साथ में माइक्रो नीडलिंग करते हैं, जो आपकी स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देता है, जो पिगमेंटेशन है आपकी स्किन से वो हटा देता है और रिजुविनेट आपकी स्किन को यूथफुल बना देता है। तो एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी एंटी एजिंग के लिए कोई नए ट्रीटमेंट या कुछ आए हैं? एंटी एजिंग के लिए ट्रीटमेंट जनरली जैसे कि हॉलीवुड में हमारे यहाँ सब कहीं जो एक कॉमन चलता है बोटॉक्स, जिसमें ओल्ड एज के साथ आपकी झुर्रियाँ आ जाती हैं, फोरहेड में निशान आ गए हैं, आपकी यहाँ पे लाइन बन जाती है, उनके लिए बोटॉक्स बहुत इजी रहता है और उसे लगाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी यूथफुल हो जाती है। यदि आपकी सैगिंग हो गई है फेस में तो हम उसमें फेस लिफ्ट करने के लिए हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक फिलर है, वो उससे कर सकते हैं, नहीं तो थ्रेड रहते हैं जो थ्रेड के कारण होते हैं, और एक इसमें लेजर आई है हाइफू, उस हाइफू टेक्नोलॉजी से भी हम आपको फेस को कवर कर सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे सवालों के इतने अच्छे से जवाब दिए। तो ये थे डॉक्टर आरपी सिंह जी और इन्होंने बहुत ही स्पष्टता से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अपने काफ़ी सारे सवालों के जवाब इस सेशन से मिल गए होंगे। इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे, ऐसी ही कारगर जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। तो देखते रहिए सी टाइम्स।